भारत। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी योगी जिंदाबाद। हवा का रुख किधर है? किस तरफ की हवा बह रही है? लोकसभा के पहले चरण के चुनाव में 2 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन देश का चुनावी माहौल देखकर ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के विरोधी जीतने के लिए नहीं, बल्कि मोदी ने जो टारगेट सेट किया है उसे किसी तरह से रोकने में लगे हुए हैं। न आपस में कोई सहयोग नजर आ रहा, न कोई रणनीति, न माहौल। पार्टी के नेता दबी जुबान में अपना फ्रस्ट्रेशन भी बता रहे हैं, उनके सिंपैथाइजर खुल के। नरेंद्र मोदी के आगे कोई भी टिकता नजर नहीं आ रहा है। जिन राज्यों में सीधे सीधे कांग्रेस बनाम बीजेपी का मुकाबला है, वहां तो बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है, लेकिन फिर भी कुछ सीटें और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी की हवा थोड़ी सी थमती नजर आ रही है और पार्टी को उसी पे पूरा ध्यान देना है। देश की राजनीतिक हवा देखकर कुछ चीजें बिल्कुल साफ दिख रही हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की राह पर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र बीजेपी के लिए फंस सकते हैं, क्योंकि इन तीनों राज्यों में मौजूद विपक्षी नेता अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही हैं। बिहार में तेजस्वी यादव अकेले अपने दम पर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगियों की कमजोरी एक्सपोज हो रही है। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पूरी तरह से खत्म नजर आ रही है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को टक्कर देते बिल्कुल नहीं दिख रहे। नॉर्थ में सिर्फ आम आदमी पार्टी ही बीजेपी का मुकाबला करती नजर आ रही है। और यही सारे फैक्टर नरेंद्र मोदी को ऐसा बूस्ट दे रहे हैं कि वो लगातार 400 पार का नारा बुलंद कर रहे हैं। 4 जून 400 पार। 4 जून 4 जून 4 जून। सीएनएक्स के लेटेस्ट सर्वे में मोदी का यह दावा सच होता दिख रहा है। एनडीए को 399 सीटों का अनुमान लगाया गया है, जबकि बीजेपी को 342 सीटें मिल सकती हैं, यानी 370 के टारगेट से 28 सीटें कम। ये आंकड़े बता रहे हैं कि देश में तो सिर्फ मोदी की ही हवा चल रही है। मैं देश का पहला चुनाव देख रहा हूं जहां विपक्ष जीत का दावा नहीं कर रहा है। किसी विपक्ष के नेता से आपने सुना कि भाई उनकी सरकार बनेगी? सुना कोई बोलता है? बल्कि विपक्ष सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ रहा है ताकि भाजपा की सीटें 370 से कम की जा सके और एनडीए की 400 से कम की जा सके, इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में चल रही मोदी की हवा कहीं रुक नहीं रही। विपक्ष का अलायंस का प्रयोग भले ही फेल दिख रहा है, लेकिन मोदी के सामने चैलेंज तो है। मोदी के सामने नेता नहीं, मगर विपक्ष का नैरेटिव चैलेंज है। विपक्ष नैरेटिव फैला रहा है कि मोदी तानाशाही ला रहे हैं और संविधान खत्म कर रहे हैं। मोदी के सामने दूसरा चैलेंज ये भी है कि वोटर की उदासीनता और बूथ तक वोटर को लाना। पीएम मोदी ने बीजेपी संगठन को 2 फैक्टर्स को लेकर खासा सतर्क रहने को कहा है। पहला ये कि चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हों या फिर वोटर, उनके अंदर कहीं ये सोचकर उदासीनता ना आ जाए कि मोदी तो जीत ही रहे हैं, एक वोट से क्या फर्क पड़ जाएगा। दूसरा फैक्टर है गर्मी का। ऐसा ना हो कि गर्मी के चलते वोटर्स घर से बाहर ना निकले। इसलिए चाहे बीजेपी के पन्ना प्रमुख हों, शक्ति केंद्र या फिर क्लस्टर, बीजेपी संगठन की जो इकाई है उसका एक बड़ा टेस्ट है इस बार का लोकसभा चुनाव। इसलिए पार्टी की इलेक्शन मशीनरी को पूरी तरह से इनर्जाइज कर दिया गया है। जहां कोई समस्या थी वहां बाहर से ताकत देकर और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। राजस्थान से इस बार भी 25 की 25 सीटें देना ये राजस्थान ने तय कर लिया है। लेकिन इसके लिए हमें पोलिंग बूथ जीतना है। हमारी पूरी शक्ति पोलिंग बूथ जीतने में लगनी चाहिए। गर्मी कितनी ही तेज क्यों न हो, सुबह सुबह मतदान हो जाना चाहिए।
तो मेरी ये बात घर घर पहुंचाओगे? मतदाताओं का आज जितना मैंने भाषण किया वो बताओगे? हर माताओं बहनों को बताओगे? पक्का बताओगे? ऐसा ही एक राज्य है उत्तर प्रदेश। सारे सर्वे, सारे अनुमान और सभी पॉलिटिकल एक्सपर्ट उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से मोदी की हवा बता रहे हैं। नाम से पहले वो काम को चुनता, तभी तो उसकी हर कोई सुनता। मोदी की लहर में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बड़े बड़े किले उखड़ रहे हैं। बीजेपी और उसके सहयोगी किसी के हाथ नहीं आ रहे, बहुत आगे निकल चुके हैं। इकतीस मार्च को मोदी ने पश्चिमी यूपी के मेरठ से ही 24 के चुनावी प्रचार का आगाज किया था और एक हफ्ते के अंदर मोदी दूसरी बार पश्चिमी यूपी पहुंच गए। मोदी को पता है कि जयंत चौधरी के साथ गठबंधन होने के बाद बीजेपी की राहों में कोई कांटे नहीं हैं। पश्चिमी यूपी को मोदी पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। इसीलिए खास तौर पर सहारनपुर की सीट चुनी गई, जो यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा के बॉर्डर की सीट है। कोशिश ये थी कि सहारनपुर में मोदी की मौजूदगी का पूरा इंपैक्ट हरिद्वार से लेकर अंबाला तक महसूस किया जा सके। आपने मेरा काम देखा है। हर पल देश के नाम। और मैं आपको कहता हूं 24/7 फॉर 2047। 24/7 फॉर 2047। ये मोदी हर पल आपके नाम, हर पल देश के नाम। और ये भ्रष्टाचारी एकजुट होकर मोदी को धमकी दे रहे हैं। मेरे देशवासियों, आपके सामने चित्र साफ है। हम हैं जिसका मिशन है भ्रष्टाचार हटाओ, और वो हैं उनका कमीशन कहता है भ्रष्टाचारी बचाओ। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, ये मोदी है, पीछे हटने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार पर तेज कार्रवाई जारी रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर है, खास तौर पर पहले चरण की सीटों पर। पहले चरण में 19 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग होगी। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत। और सीएनएक्स के सर्वे की माने तो इन 8 ही सीटों पर मोदी का एनडीए जीत रहा है। बड़ी बात यह है कि 2019 में इन 8 में से 5 सीटें बीजेपी हार गई थी और इसमें खास भूमिका थी मुस्लिम वोटों की। मुजफ्फरनगर में 30%, कैराना में 32%, सहारनपुर में 39%, मुरादाबाद में 45% और रामपुर में 52 से 55% मुस्लिम वोट है। लेकिन फिर भी मोदी लहर का असर देखिए, बीजेपी जीत रही है और अब तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि मोदी को मुसलमानों के भी वोट मिल रहे हैं। भाजपा सरकार ने सालों से चली आ रही 3 तलाक की कुप्रथा का भी अंत किया। हमने बड़ा कानून बनाकर करोड़ों मुस्लिम बहनों के हित में काम किया, उनकी गरिमा को पुनः स्थापित किया। और कुछ लोग कभी कभी कहते हैं उत्साह में कि मोदी ने जो 3 तलाक कानून खत्म किया है, इससे मुस्लिम महिलाओं को लाभ हुआ है। मैं समझता हूं उनको पूरी समझ नहीं है। ये सिर्फ मुस्लिम महिलाओं का भला हुआ ऐसा नहीं है, सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को ही लाभ मिला ऐसा नहीं है। 3 तलाक का कानून खत्म करके, परंपरा खत्म करके, हमने
सिर्फ मुस्लिम महिलाएं नहीं, पूरे मुस्लिम परिवार को बचा लिया है, उस लटकती तलवार से मुक्ति दिला दी है। ये एक काम इतना बड़ा मैंने किया है कि आने वाली सदियों तक मुस्लिम बेटियां ये मोदी को आशीर्वाद देती रहेंगी। और इसमें बहुत हद तक बीजेपी की मदद समाजवादी पार्टी भी कर रही है। अखिलेश यादव के कंफ्यूजन और मिसमैनेजमेंट की वजह से कई सीटें तो बीजेपी को यूं ही गिफ्ट में मिल गई हैं और कुछ मिलने जा रही हैं। ऐसी 4 सीटें तो बिल्कुल साफ दिख रही हैं: रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ और बागपत। रामपुर से अखिलेश ने मोहिबुल्लाह नदवी को टिकट दिया, जबकि आजम के खास आसिम रजा भी नामांकन कराए थे, लेकिन अभी सपा के प्रत्याशी नदवी ही हैं। लेकिन आजम के समर्थकों के भीतरघात की पूरी आशंका है। इसी तरह से मुरादाबाद में खूब सियासी ड्रामा हुआ। पहले एसटी हसन को टिकट दिया, फिर रुचि वीरा को टिकट दिया, फिर एसटी हसन को फाइनल किया, लेकिन नामांकन रुचि वीरा का फाइनल हो गया। मेरठ में भी यही हो रहा है। पहले भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया, फिर अतुल प्रधान को दिया और अब फाइनली नामांकन किया सुनीता वर्मा ने। इसी तरह से बागपत से सपा ने पहले मनोज चौधरी को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन आखिरी मौके पर साहिबाबाद से पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। अब जब वोटर के बीच में ऐसा कंफ्यूजन रहेगा तो फिर वो अखिलेश यादव को क्यों वोट देगा, मोदी को न देगा। आज सपा की स्थिति ये है कि यहां हर घंटे उसे अपने उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं। ये लोग उम्मीदवारों तक का फैसला नहीं पा रहे। और कांग्रेस की स्थिति तो और विचित्र है। कांग्रेस को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। जिन सीटों को कांग्रेस अपना गढ़ मानती थी, वहां भी उसे उम्मीदवार उतारने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैंने तो देखा कुछ जगह पे जिसको उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिया, टिकट दे दिया, उसने दूसरे दिन वो इस्तीफा दे दिया। यानी इंडी गठबंधन अस्थिरता और अनिश्चितता का दूसरा नाम बन चुका है। बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य 80 लोकसभा सीटों वाला उत्तर प्रदेश है, जहां पीएम मोदी की एक तरह से लहर चल रही है। लेकिन जब यह लहर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में पहुंचती है तो वहां इसे प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, चाहे कास्ट इक्वेशन हो या फिर मौजूदा उम्मीदवार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। चुनौतियां बड़ी हैं, इसलिए बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पार्टी के रणनीतिकार ये मानकर चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 60 लोकसभा सीटें तो बहुत आसानी से जीतेगी और यहाँ से उसकी काउंटिंग शुरू होगी और यह सफ़र कितना आगे जाएगा पूर्वांचल तय करेगा। इसलिए बीजेपी हर एक मसले पे बहुत बारीक नज़र रखी हुई है और पूर्वांचल की कई सीटों पे अभी तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, क्योंकि मंथन लगातार चल रहा है। बीजेपी के अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 12 से 13 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी की बहती हवा रुक सकती है, जिनमें से आजमगढ़, भदोही, घोसी, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, चंदौली, बलिया, मैनपुरी और बदायूं शामिल हैं। इनमें से कुछ सीटों पर कास्ट कॉम्बिनेशन देखा जा रहा है, कुछ सीटों पर सिटिंग सांसद के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। इसीलिए इन सीटों पर ज्यादा मेहनत पर जोर दिया जा रहा है। बीजेपी बेहतर बूथ मैनेजमेंट, कास्ट मैनेजमेंट और कैंडिडेट सिलेक्शन पर ध्यान दे रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी जयंत चौधरी के साथ आने के बाद निश्चिंत है, क्योंकि उसे पता है कि उसके खिलाफ कोई बड़ी जाति या समुदायों का गठजोड़ नहीं हो रहा, जैसा कि पिछली बार हुआ था। जयंत चौधरी के साथ आने का फायदा यह है कि जाट और मुस्लिम वोट एक साथ नहीं जुड़ रहे। बीजेपी के लिए अच्छी बात यह है कि मायावती अलग चुनाव लड़ रही हैं, तो कहीं भी दलित मुस्लिम गठजोड़ भी नहीं हो रहा। इसीलिए बीजेपी का पूरा फोकस यूपी के दलित वोटरों पर भी है और खास तौर पर 22 जनवरी से बीजेपी के पक्ष में बह रही राम मंदिर की लहर को भी जीवित रखने की कोशिश हो रही है। अयोध्या में रोजाना लाखों की संख्या में भक्त राम मंदिर के दर्शन कर रहे हैं और मोदी योगी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि राम लहर की यह हवा
यूपी की सारी सीटें उन्हें देकर जाए। मोदी भी राम लहर के इस फैक्टर को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं, इसीलिए राम मंदिर की याद भी दिला रहे हैं। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर चुनावी घोषणा नहीं, बल्कि हमारा मिशन रहा है। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस वर्ष रामनवमी में हमारे प्रभु राम टेंट में नहीं, बल्कि भव्य मंदिर में दर्शन देंगे। मोदी का उत्तर प्रदेश पर पूरा फोकस है। राजनीतिक नैरेटिव अपनी जगह है, लेकिन मोदी भी जानते हैं कि थोड़े से ढीले पड़े तो यूपी का मिशन 80 कमजोर पड़ सकता है। इसीलिए नरेंद्र मोदी लगातार अपनी लहर और हवा चला रहे हैं। 4 अप्रैल को मोदी ने मेरठ से चुनावी प्रचार का आगाज किया। 6 अप्रैल को मोदी ने सहारनपुर में रैली की, फिर 6 अप्रैल को ही गाजियाबाद में रोड शो भी किया। इसके बाद 9 अप्रैल को पीलीभीत में एक जनसभा करने जा रहे हैं और फिर 16 अप्रैल को मोदी मुरादाबाद में भी जनसभा कर सकते हैं। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि इस लहर में बीजेपी को बम्पर सीटें मिलने जा रही हैं। सीएनएक्स का लेटेस्ट सर्वे बता रहा है कि यूपी की 80 में से 77 सीटें मोदी जीत रहे हैं, जिनमें से 4 सीटें उसके सहयोगी की भी हैं, 2 आरएलडी की और 2 अपना दल की। बाकी अकेले बीजेपी को 73 सीटें मिल सकती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 3 सीटों पर सिमट सकती है, जबकि कांग्रेस का खाता खुलना बहुत मुश्किल दिख रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, अलग अलग जगह पर रैलियां कर रहे हैं, रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्टर्न यूपी के गाजियाबाद को चुना। गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर का इलाका, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया। इस रोड शो की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें अतुल गर्ग, जो गाजियाबाद से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये रोड शो किया। कई किलोमीटर लंबा ये रोड शो वेस्टर्न यूपी की कई सीटों पर प्रभाव डाल सकता है। प्रधानमंत्री ने वेस्टर्न यूपी पर अब लगातार जोर देना शुरू कर दिया है, और जिसकी एक तस्वीर आप देख रहे हैं। सारे सर्वे में भले ही राजस्थान में फिर से बीजेपी के लिए क्लीन स्वीप बताया जा रहा हो, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी उलझ सकती है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन में राजस्थान में 2 रैलियां कर दी। कल प्रधानमंत्री चुरू में बीजेपी कैंडिडेट के लिए वोट मांगने गए थे, तो आज वो रैली करने के लिए पुष्कर पहुंच गए। देश कह रहा है, हर माता बहनें कह रही है, हर नौजवान कह रहा है, फिर एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने पुष्कर की लोकेशन इसलिए चुनी क्योंकि यहां से सीधे 4 सीटों को टारगेट किया जा सकता है। पुष्कर की धरती से मोदी ने जो कहा वो अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर में भी सुनाई दिया। 2019 में मोदी ने राजस्थान में क्लीन स्वीप किया था। लहर तो इस बार भी मोदी की ही बताई जा रही है, लेकिन जानकार मानते हैं कि राजस्थान की कम से कम 5 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट बुरी तरह से उलझे हुए हैं। एक छोटा सा उदाहरण देखिए। पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है। ये राजस्थान की डूंगरपुर सीट पर भारतीय आदिवासी पार्टी के कैंडिडेट के नामांकन का वीडियो है। इस वीडियो में जबरदस्त भीड़ दिख रही है। कहा जा रहा है कि इस सीट पर कांग्रेस भी बाप के उम्मीदवार को सपोर्ट कर रही है। हालांकि कांग्रेस ने आखिरी वक्त में अपना उम्मीदवार उतारा है। बाड़मेर, सीकर, चुरू, नागौर और बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट बीजेपी के लिए चिंता का कारण बन सकती है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट राजस्थान की सबसे हॉट सीट बनी हुई है। यहां निर्दलीय रविंद्र भाटी के मैदान में आने से मुकाबला त्रिकोणीय बन गया है। इस बार रविंद्र भाटी निर्दलीय विधायक भी बने थे, इसलिए बीजेपी डरी हुई है।
यहाँ बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने उम्मेदाराम बेनीवाल को प्रत्याशी बनाया है। इसी तरह सीकर में कांग्रेस ने रणनीति के तहत ये सीट गठबंधन में सीपीआई-एम के लिए छोड़ दी ताकि वोटों का बंटवारा न हो, क्योंकि सीकर में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं कामरेड अमराराम, जिन्हें जमीन से जुड़े हुए नेता की छवि का लाभ मिल सकता है। चुरू में सिटिंग सांसद राहुल कंसवा का बीजेपी ने टिकट काटा तो वो पाला बदलकर कांग्रेस में चले गए और ये चुनाव दिलचस्प हो गया। यहां से बीजेपी ने पैरा एथलीट देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया है। इन्हीं के लिए कल प्रधानमंत्री प्रचार करने के लिए आए थे। देवेंद्र को टिकट देने के पीछे मोदी का मकसद यही था कि जो गरीब मां का बेटा होता है उसके सपने भी पूरे होने चाहिए। मोदी का देवेंद्र को टिकट देने का मकसद यही था कि मेरे देश के जो खिलाड़ी हैं, पूरे हिंदुस्तान के खेल जगत के बेटे बेटियां हैं, उनको प्रोत्साहन मिले कि आपका खेल का कार्यकाल ये देश कभी भूलने वाला नहीं है और उसका सिंबल ये हमारा देवेंद्र है। और इसलिए मैं चुरू वासियों से विशेष रूप से ऐसा गरीबी से ही लड़ा, ऐसा नहीं, दुनिया में जाकर के देश का डंका बजाया। ऐसे मेरे साथी को, चाहे वो चुरू हो, झुंझुनू हो या सीकर हो, आप भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दीजिए। पैरालंपिक के डबल स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझड़िया को पीएम मोदी बहुत पसंद करते हैं। दिलचस्प ये रहा कि प्रदेश बीजेपी संगठन ने चुरू के लिए उनके नाम को आगे बढ़ाया। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने सिटिंग सांसद राहुल कंसवा का टिकट काटकर देवेंद्र झाझड़िया के उम्मीदवारी पर मुहर लगा दी। राहुल न सिर्फ विरोधी खेमे में जाकर शामिल हो गए, बल्कि उनकी तरफ से उम्मीदवार भी बन गए और अपनी युवा जाट नेता के पहचान को लेकर चुनावी अखाड़े में माहौल बनाने लगे। पीएम मोदी ने तय किया कि ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए जिससे देवेंद्र झाझड़िया का रास्ता रोका जा सके, इसलिए उन्होंने खुद उनकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए चुरू में अपनी शुरुआती रैली की है। मोदी भी ये समझते हैं कि राजस्थान में कुछ सीटों पर मुश्किलें हो सकती हैं, इसीलिए पिछले 5 दिनों में मोदी ने राजस्थान में 3 रैलियां कर दी। कल कांग्रेस पार्टी ने एक झूठ का पुलिंदा जारी किया है, अपना घोषणा पत्र जारी किया है। झूठ का ये पुलिंदा कांग्रेस की एक बहुत बड़ी सच्चाई, कांग्रेस को बेनकाब करने वाला एक घोषणा पत्र है। आप देखिए, हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। कुछ महीनों पहले ही भले ही कांग्रेस ने राजस्थान में अपनी सरकार गंवाई हो, लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि लोकसभा चुनावों में कुछ सीटें मिल सकती हैं। इसीलिए कांग्रेस भी पूरी फोर्स के साथ मैदान में दिखने की कोशिश कर रही है। सोनिया, प्रियंका, खड़गे, पायलट, गहलोत सब एक मंच पर थे। कांग्रेस अपने उसी नैरेटिव पर टिकी हुई है कि मोदी लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। यह देश सिर्फ चंद लोगों की जागीर नहीं है। दुर्भाग्य से आज हमारे देश में ऐसे नेता सत्ता में विराजमान हैं। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का चिढ़ारण कर रहे हैं। आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। हमारे संविधान को बदलने का षड्यंत्र रचा रहा है। यह सब क्या है? ये तो तानाशाही है और हम सब इस तानाशाही का जवाब देंगे।
हालांकि इंडिया टीवी CNX का ओपिनियन पोल बता रहा है कि कांग्रेस चाहे जितना भी जोर लगा ले, राजस्थान में बीजेपी सभी 25 की 25 सीटें जीत सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जिस तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, ऐसे में यूपी की 80 में से 80 सीटों का जो दावा लगातार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है वो लगभग पक्का होता दिख रहा है, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में पहले फेज में चुनाव होने हैं और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 3 दिन से लगातार वेस्टर्न यूपी के दौरे पर हैं। मेरठ में प्रधानमंत्री ने रैली की, उसके बाद सहारनपुर पहुंचे और अब गाजियाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कैंडिडेट के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ एक रोड शो में नजर आए। और इस रोड शो का जो दायरा था वो काफी लंबा था। हिंडन एयरबेस से ये रोड शो हुआ और गाजियाबाद के कई इलाकों से होता हुआ ये रोड शो लोगों के बीच में से गुजरा और बाकायदा प्रधानमंत्री की तरफ से एक संदेश भी दिया गया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ जो कनेक्ट है वो कनेक्ट किस तरीके से इस रोड शो में दिखा, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद यहां पर कमल का जो चुनावी चिन्ह है वो लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रोड शो में शामिल हुए। और इसके अलावा बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं अतुल गर्ग वो भी इस रोड शो में शामिल थे। साथ ही साथ जनरल VK सिंह जो गाजियाबाद से सांसद रहे वो इस रोड शो में शामिल हुए। तो ये लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो जो गाजियाबाद में आज हुआ। लगातार वेस्टर्न यूपी के आने वाले दिनों में भी दौरे पर प्रधानमंत्री रहेंगे। 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री पीलीभीत जाएंगे और इस तरीके से बीजेपी अपनी यूपी में 80 में से 80 सीटों को कंफर्म कर रही है। और यही वजह है कि बीजेपी के तमाम नेता इस कॉन्फिडेंस में है कि इस बार 400 के पार होगा। आज भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित कर रहे थे तो उस रैली में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का जिक्र किया, क्योंकि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जिन न्याय गारंटियों की बात की है, प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि ऐसा लग रहा है कि ये मैनिफेस्टो एक मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। इसमें भारत के लोगों की बात नहीं, इसमें मुस्लिम लीग के लोगों के लिए की बात की जा रही है। तो और इसके साथ साथ झूठ का पुलिंदा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को बताया। तो लगातार अब वार प्रहार चल रहा है। एक तरफ कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो लॉन्च कर चुकी है, अलग अलग मंच से राहुल गांधी उस मैनिफेस्टो को दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी बकायदा आज एक जयपुर में रैली में पहुंची, प्रियंका गांधी उनके साथ पहुंची। और दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजस्थान में थे, जो पुष्कर में एक रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजियाबाद पहुंचे, जहां पर ये रोड शो किया जा रहा है। गाजियाबाद में जिस तरीके से ये रोड शो हुआ, जिस तरीके से इसको रिस्पांस मिला, वो बीजेपी के लिए एक पॉजिटिव नजर आ रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग सड़क के किनारों पर नजर आए। प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया और लगातार पुष्प वर्षा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। तो गाजियाबाद में ये रोड शो की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें गाजियाबाद से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के लिए पहुंचे। हालांकि यूपी में बीजेपी पूरी तरह कॉन्फिडेंस है, लेकिन साउथ में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी जोर आजमाइश करने में लगे हुए हैं, क्योंकि 400 का जो रास्ता है वो 400 का रास्ता साउथ से होकर भी गुजरेगा। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता विशाल जुड़ चुके हैं। विशाल, आज प्रधानमंत्री का ये रोड शो कैसा रिस्पॉन्स रहा? किस तरीके से इस रोड शो को बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है और क्या कॉन्फिडेंस लग रही है बीजेपी गाजियाबाद से जीत को लेकर? देखिए कनिका, अगर बात किया जाए प्रधानमंत्री के आज के रोड शो की, तो उस रोड शो में एक चीज तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि बीजेपी इस बात को लेकर के बेहद कॉन्फिडेंट है कि वो गाजियाबाद की सीट को बड़े अंतर से जीतना जा रही है। इसके पीछे कारण यह है कि पिछली बार की अगर बात कर लिया जाए, उससे पहले की बात कर लिया जाए, राजनाथ सिंह यहाँ से लड़े थे। बीजेपी का जो मार्जिन होता है वो गाजियाबाद में बहुत बड़ा मार्जिन होता है। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के रोड शो में मौजूद थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, इसके अलावा प्रत्याशी जो है गाजियाबाद के अतुल गर्ग वो भी मौजूद थे, और पिछले जो कैंडिडेट थे जनरल VK सिंह, उनको भी यहां पर मौजूद रखा गया था। यानी कि बीजेपी इस बात को चाहती है कि न सिर्फ गाजियाबाद में जीत मिले, बल्कि बड़ी जीत जो हमेशा मिलती है, जिसका कि नैरेटिव सेट होता है पूरे उत्तर प्रदेश में, उस तरीके की जीत भारतीय जनता पार्टी चाहती है। यही वजह है कि न सिर्फ गाजियाबाद, नोएडा, पश्चिम उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी न सिर्फ जीत को सुनिश्चित करना चाहती है, बल्कि बड़े मार्जिन को भी रिटेन करना चाहती है, जो कि इतिहास रहा है कि गाजियाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद मुफीद सीट मानी जाती है। और यही से
अगर बात कर लिया जाए तो कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको भी हाल में मंत्री भी बनाया गया है। सुनील शर्मा साहिबाबाद से सीट से उनका पूरा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से वो चुनाव जीते थे। तो ऐसे में अगर एक विधानसभा से पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत आपको मिलती है तो वो नैरेटिव सेट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये चुनाव स्टार्ट करेगा फर्स्ट फेज का, बीजेपी पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में जा रही है ताकि न सिर्फ नैरेटिव सेट हो बल्कि अगर 80 में 80 का लक्ष्य वो बीजेपी को उत्तर प्रदेश से मिलता है तो 400 पार का जो लक्ष्य पूरे देश भर में है उसको अचीव करने में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब मौजूद थे तो लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे थे, लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे और जो अभिवादन स्वीकार करने का क्रम था उसमें भी वो सड़क के किनारे खड़े हुए लाखों और हजारों में जो लोग थे उनका अभिवादन भी स्वीकार कर रहे थे। तो ये बताता है कि बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी में किस तरीके से आगे बढ़ रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये देश का वो हिस्सा है, प्रदेश का वो हिस्सा है जो कि बीजेपी के नैरेटिव को सेट करेगा। और अगर आपको बड़ी जीत पानी है तो निश्चित तौर पर न सिर्फ गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़ और बागपत की जो सीटें हैं इस पे आपको बड़ी जीत दर्ज करनी पड़ेगी, बल्कि एक नैरेटिव सेट करना पड़ेगा जिसको कि आज सेट करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से कामयाब रहे। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर लें, अतुल गर्ग की बात कर लें प्रत्याशी की, या फिर जनरल वीके सिंह की बात कर लें, सभी लोगों ने एकजुटता का परिचय दिया है। और यही वजह है कि बीजेपी इस बार उत्तर प्रदेश में 80 में 80 का लक्ष्य रखा हुआ है और पूरे देश में 400 पार का लक्ष्य रखा हुआ है, जो कम से कम फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि हम हर हाल में इसको अचीव करने के लिए तैयार हैं और उसी स्तर से मेहनत भी की जा रही है। गौनिका, जो नारा है वो लगातार बीजेपी दे रही है, लेकिन उसके साथ साथ आज का ये जो रोड शो था ये उन पश्चिमी यूपी की 13 सीटों को लेकर था जिस पर बीजेपी अपनी नजर बनाए हुए है। उन 13 सीटों में बागपत, मेरठ, नोएडा, इसके अलावा गाजियाबाद और ये तमाम वो सीटें हैं जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने, बीजेपी ने आज पूरी तरह उनको साध कर इस रोड शो को किया ताकि ये रोड शो बाकी उन सीटों को प्रभावित कर पाए, क्योंकि जिसमें पहले चरण में चुनाव होना है, क्योंकि वेस्टर्न यूपी इस बार बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। जयंत चौधरी के साथ गठबंधन किया, उनकी पार्टी के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया है। जयंत चौधरी ने बाकायदा प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर किया है। इसके अलावा मेरठ से हम कहें कैंडिडेट देखिए अरुण गोविल को उतारा गया है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी इस बार वेस्टर्न यूपी को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि एक जाटलैंड है, इसके साथ साथ मुसलमान फैक्टर बहुत ज्यादा वहां पर है। तो मुसलमान और जाट ये दोनों एक साथ ना आ पाए, यही वजह है कि आरएलडी के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया ताकि जो जाट वोट है, जो किसानों की नाराजगी है, वो कम से कम बीजेपी के फेवर में आ पाए।